हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 11 में पार्ट 3 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने जो है ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया था और डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वैसे ये वाला जो टॉपिक है आपका ह्यूमन आई और जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो 20 और 21 वाले एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो वाला टॉपिक कट हो चुका है। खैर, लेकिन आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई सिलेबस कट हो चुका है, रिड्यूस हो गया है, तो इसका मतलब है कि इसमें आने के चांसेस और बढ़ चुके हैं। तो आपको ये टॉपिक को थोड़ा और पेशेंस के साथ और बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ज़रूर है आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका आधा पोर्शन तो कट हो चुका है। तो अब जो बचा हुआ पार्ट है उससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप इसके एक भी पार्ट को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। तो जैसा कि आपका ये टॉपिक है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक में ये चीज़ को मैं पढ़ाऊँगी, पर उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रिज्म के बारे में समझा देती हूँ कि प्रिज्म होता क्या है, और अगर कभी डेफिनेशन आ गई प्रिज्म की लिखने के लिए तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्रिज्म दिखता कैसा है। ठीक है, तो आप पहले इस प्रिज्म को देखिए और इसको देख करके ही आप बता पाएंगे कि इसकी डेफिनेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आप प्रिज्म को देखिए, यहाँ पर जो प्रिज्म है इसका जो ये वाला पोर्शन है इसका इसमें दो जो है ट्रायंगुलर शेप होते हैं। एक ये आगे से आप जो देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल हो रहा है, और एक इसका यहाँ पर जो पीछे से हिस्सा हो रहा है ये वाला ट्रायंगल हो रहा है, और बाकी इसका बचा हुआ जो ये पोर्शन है और ये वाला और इसके नीचे साइड है, यहाँ पे तीन हिस्से हैं इसके जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। तो अगर आपकी इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लास शेप मटेरियल विच हैज़ टू ट्रायंगुलर शेप एंड थ्री रेक्टेंगुलर शेप इज कॉल्ड प्रिज्म। आप इसको नॉर्मल अपनी डेफिनेशन में बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही इस प्रिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप इसके बॉक्स से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रिज्म आप देख रहे हैं ये इसी का ही बॉक्स है, ये इसी में पैक था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ये आपके दो ट्राइंगल हो गए, और इधर साइड से, इधर साइड से और इधर साइड से ये इसके तीन रेक्टेंगल्स हो गए। तो इसकी वजह से ये जो प्रिज्म है आपका वो कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, तो हो सकता है ग्लास में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, नहीं दिखेगा इमेज में, तो आप उस शेप से आप समझ सकते हैं। तो ये प्रिज्म है कुछ इस टाइप की दिखती है। तो यहाँ पर ये जो कॉपी पे मैंने इस फिगर को बनाया है वो कुछ इसका इस टाइप का फिगर दिख रहा है, ये इस टाइप का शेप है इसका यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका रेक्टेंगल पार्ट है, दिस इज द ट्रायंगुलर पार्ट। तो आप इसका प्रिज्म के बारे में क्या लिख सकते हैं कि it is a piece of glass or any transparent material bounded by rectangular and three triangular surfaces। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर थ्री ट्राइंगुलर सरफेसेस है, यहाँ पे सॉरी थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस है और दो ट्राइंगल सरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि किस टाइप से ये होता है। ठीक है, ये देखिए जो इसका ये पार्ट है ये ट्राइंगल है, और इसका ये पार्ट ये ट्राइंगल है, एंड दिस इज रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल। तो इस तरह से ये एक आपकी प्रिज्म है, जिसे आप देख के समझ लीजिए, ताकि क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, इसी टॉपिक को अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिज्म आपका दिखता है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इस टाइप से क्या देखा हमने कि इसका जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर ये वाला एरिया आप कहेंगे इसका ये बेस है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, क्योंकि इस पर लाइट पड़ेगी और इधर लाइट पड़ेगी तो यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट करके जाती है। ठीक है, ये उसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और जहाँ पर ये एंगल बनाते हैं उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में बनने वाले एंगल्स होते हैं। बाकी ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं वेबक्यूर और ये जो कलर की स्प्रेडिंग है, ये सभी चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले कुछ टाइम के बाद, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके आगे देखिए, द रेक्टेंगुलर सर्फेसेज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पर अगर आपको प्रिज्म के बारे में और कुछ लिखना है तो फिर इसके बाद क्या है, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल, और
और एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह सकते हैं या फिर इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लाइट की रेज रिफ्रैक्ट करके जाएगी, एक ऐसे फॉल करेगी और दूसरी उसकी साइड से निकल जाएगी। फिर क्या है, द लाइन अलोंग विच द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस मीट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग द एज। any section of prism which is perpendicular to refracting edge is called principal सेक्शन ऑफ एज। तो यहाँ पर जो है प्रिज्म के बारे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें कुछ बता दी हैं। तो अब आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है, यहाँ से आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से कि डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले तो मैं आपको प्रिज्म दिखा चुकी हूँ, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको प्रिज्म का डायग्राम बनाना सिखाती हूँ। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैं इसे ईजीएस्ट फॉर्म में अभी बना के सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो आपकी एनसीईआरटी है इस पे ना कुछ एक्टिविटी की गई है। यहाँ पे ये जो आपका फिगर है यही है इस टॉपिक का, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है थ्रू प्रिज्म, इस टॉपिक के लिए एक्टिविटीज़ कुछ की गई है। मैं इस टॉपिक को पूरा लिखवा दूँगी, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं पहले डायग्राम बनाना सिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी आपको प्रिज्म बनाना है तो आपको उसका 3D शेप नहीं बनाना है बल्कि आपको उसका 2D शेप बनाना है। 2D का मतलब है जो आपको दो साइड सामने से जो दिख रही है सिर्फ आपको वही फिगर बनाना है, दैट मीन्स एक ट्राइंगल शेप आपको बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप आपको ऐसे बना लेना है। ठीक, ये आपकी प्रिज्म है जैसे आपने देखा है, ये वाला इसका ट्राइंगल शेप, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे ये आपको इसका ऐसे रख के बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जैसे कि मैंने कहा कि उसकी जो ये वाली पार्ट होती है यहीं से लाइट एंटर करती है ना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये वाली जो है जो बहुत शाइन कर रही है और इधर से भी, ठीक है, क्योंकि लाइट इस पर फॉल करती है और इधर से निकल जाती है, और यहाँ पे बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म को छोड़िए, आपको भी एक और एंगल यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा, तो उसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले मान लीजिए जब भी आप लाइट फॉल कराएंगे ना तो थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बेंड होता हुआ। ठीक है, इस तरह से एक लाइट जाएगी। देखिए होता क्या है, वैसे इस लाइट को ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ना, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन आपने लाइट वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो आपने क्या पढ़ा होगा कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पर रिफ्लैक्शन नहीं होता बल्कि रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर जो लाइट है वो इस तरह से ग्लास एयर में थी और फिर अब ग्लास में जा रही है, बिकॉज दिस इज द ग्लास, ये आपका ग्लास ही तो है, प्लेस में एक ग्लास का ही बना होता है। तो अब ग्लास में जाएगी तो मीडियम चेंज हो गया। तो आपने पढ़ा है क्योंकि एयर एक आपकी क्या है, एक रेयरर मीडियम है और ग्लास आपकी डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर आपकी एक नॉर्मल बनती है, आपने पढ़ा है लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है, एक नॉर्मल फॉल करती है। अब नॉर्मल से आपने क्या पढ़ा था, जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो जो है ये नॉर्मल है आपकी। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, जिसे आप नाम दे दीजिए एन और एन डैश। नॉर्मल की साइड में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, आपने पढ़ा है इस चीज़ को ना। तो यहाँ पर क्या होगी कि लाइट रे सीधी जा रही थी बट अब सीधी नहीं जाएगी बल्कि अब ये नॉर्मल की साइड में क्या हो गई, थोड़ी सी झुक गई, उधर ना जा करके थोड़ी इधर आ गई, देखिए थोड़ी नीचे आ गई। ठीक है, फिर आपकी क्या होती है, देन यहाँ पे अब ग्लास है, अब फिर से यहाँ पर मीडियम चेंज होगा। अब यहाँ पर फिर से ये लाइट की रे अब ग्लास से कहाँ जा रही है, अब वापस एयर में जा रही। तो आपने पढ़ा है ना, ग्लास इज द डेंसर मीडियम और एयर इज द रेयरर मीडियम। तो आपकी लाइट रेज रेयरर से अब डेंसर से रेयरर पे जा रही है। तब अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक नॉर्मल ऐसे करके फिर से ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे करके हल्की सी अपने समझ के लिए एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कीजिए और सपोज इसका नाम दे देते हैं हम एम डैश और एम। ठीक है, अब ये आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल से लाइट की रेज अब क्या हो जाती है, यहाँ पर ऐसे करके बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड होगी, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है और अभी ग्लास से गई है, ग्लास एक डेंसर मीडियम था। तो यहाँ पर जो ये रेज गई है और यहाँ पर जो ये रेज जा रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो यहाँ से निकल के गई है, इस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं पहले भी लाइट वाले चैप्टर में, इसे आप इमर्जेंट रे कहते हैं, आपको याद होगा, इसे आप इमर्जेंट रे कहते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये एक कोई लाइट रे थी, दिस इज ए बी, जब ए से बी पे एंटर की इस पॉइंट पे सरफेस पे, फिर जब वो ग्लास में आ गई तो वहाँ पर जो इसका मीडियम है ये लेट के लीजिए कि ये सी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वो सी से लेके फिर
ऐसे डी पे निकल जा रही है। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने उसमें पढ़ा होगा ग्लास, जब आपने पढ़ा होगा ग्लास पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब वाले में, लाइट वाले चैप्टर में, तो इमर्जेंट रे जो थी वो इस इंसिडेंट रे के पैरेलल होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो चेंज हो रहा है, बल्कि एंगल का डेविएशन हो रहा है। और यही डिफरेंस है आपके ग्लास में और एक प्रिज्म में, बस यही एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है कि यहाँ पर जो एंगल बनती है यहाँ पे वो डिफरेंट होती है। ये देखिए यहाँ पे, इज सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर्स इन अ ग्लास स्लैब। क्या ग्लास स्लैब के जैसे ही आपका सिमिलर है? तो ग्लास स्लैब के जैसे नहीं होता, बल्कि यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एंगल जो है वो पैरेलल नहीं है, यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं है, बल्कि लाइंस क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। देखिए फैल रही है ना, डाइवर्जिंग का मतलब फैलना होता है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को आप जो है थोड़ा और अगर बारीकी से मेज़र करना चाहेंगे, तो ये जो लाइट आपने इधर साइड में ड्रॉ की है इसको आप पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके पीछे कर लीजिए। तो ये जो एंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वही एंगल है, ये कोई दूसरा एंगल नहीं है, ये वही एंगल है, ठीक। और यही आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। और इस एंगल को आपकी एनसीईआरटी में जो है डेल्टा से डिनोट किया गया है, या फिर आप डी भी बोल सकते हैं, डी से डिनोट किया गया है एंगल ऑफ डेविएशन को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है आपका। तो ये भी वही एंगल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया गया है और इस जगह पे थोड़ा छोटा करके दिखाया गया है। तो इस तरह से ये एंगल ऑफ डेविएशन है आपका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी किस तरह से एंगल बनी आपने देखा। तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपकी बन रही है ये वाली, ठीक है, EOD, ये दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो बनने वाले एंगल को आप इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ऐसे आप यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ऐसे यहाँ पर भी होगी कि अब इसके लिए क्या होगी, ये इंसिडेंट हो जाएगी और यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा ऐसे ही। यहाँ पर जो एंगल होगा आपकी नॉर्मल से बनने वाली एंगल और यहाँ से निकलने वाली एंगल रिफ्रैक्शन, तो एंगल रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंगल मिल रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है यहाँ पर, और एक चीज़ है यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, बस ये समझिए यहाँ पे 3 तरीके के एंगल आपको दिख रहे होंगे। एक यहाँ पर एंगल डी दिख रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल आई से तो आपको पता ही है, एंगल आई से तो आप फैमिलियर है, उसको जानती हैं, आपको पता ही है एंगल ऑफ क्या है आपका, इंसिडेंट, है ना, या जिसे आप इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, ओके। और यहाँ पे आर को भी आप जानते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी ई वाली है वो कौन सी एंगल है, इमर्जेंट एंगल है, ठीक है, इमर्जेंट एंगल यहाँ पर, ठीक, इसे इमर्जेंट एंगल कहते हैं। तो ये आपके कुछ एंगल्स यहाँ पे प्रिज्म में थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बाकी ये 3 एंगल्स तो आपने पढ़ रखे हैं कि ग्लास वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई होप फिगर समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर डेविएशन कैसे बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं समझा देती हूँ, कहीं कहीं आपको जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना वो डी ना मिल करके डेल्टा मिलता है, ठीक है। इसे आप जो है सॉरी इस टाइप से समझिए, ऐसा होता है, ऐसा, ये डेल्टा, ठीक है, ये तो रो हो गया, डेल्टा के फॉर्म में मिलता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, डेल्टा कहते हैं इसे। आप ऐसे एस को थोड़ा टर्न कर लीजिए पीछे साइड में, तो ये आपका डेल्टा बन जाएगा। तो होता क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन की अगर आप डेफिनेशन देने चाहेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को क्या किया गया है, थोड़ा सा आगे की ओर प्रोड्यूस किया गया है ना, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया गया है। तो इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड, ओके, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, या आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड किया गया, ठीक है, फॉरवर्ड
फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। तो आप यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन समझ सकते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे फिर से मैं समझाती हूँ एंगल ऑफ डेविएशन कैसे होते हैं। कि एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे को आगे की ओर बढ़ाया गया है ना, यही तो है ना आपकी इंसिडेंट रे, ये वाली आगे जाके फिर डॉटेड बन गई, ये आगे की ओर बढ़ाया गया है। और इमर्जेंट रे को थोड़ा पीछे की साइड में किया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए फिगर को, इसमें देखिए इमर्जेंट रे को क्या किया गया है, थोड़ा सा पीछे किया है, बैकवर्ड किया गया है। तो इसके बीच में बनने वाले एंगल को ही हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि प्रोड्यूस फॉरवर्ड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड, तो इनके बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए यहाँ पे कैसे लिखना है इसे समझ लेते हैं। तो ये फिगर आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको देखिए कैसे लिखना है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a glass prism, refraction of angle occurs both when it enters the prism as well as when it leaves the prism। जब ये प्रिज्म में एंटर करती है और प्रिज्म को छोड़ती है तो यहाँ पर एक लाइट रेज कैसे जा रही है उसके बारे में ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद आगे के पॉइंट्स में आपको ये लिखना है यहाँ पे कि since the refracting surface PQ and PR of the prism are not parallel। यही जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया है ना कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आपका, ये क्या है, देखिए पैरेलल नहीं है, दिस इज डाइवर्जिंग, है ना, पैरेलल नहीं है, आर नॉट पैरेलल। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये therefore the emergent ray and the incident ray are not parallel to each other, इसलिए ये parallel नहीं है। तो in this case the ray of light is deviated on passing through the prism। तो the peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at the angle to the direction of the incident ray। This angle is deviation this is called angle of deviation। तो इस यहाँ पे भी आप एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन समझ सकते हैं या फिर जो अभी मैंने लिखवाई है आपको उससे आपका क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये बहुत आपको समझना ज़रूरी है। ये चीज़ आपने जो लिखी है यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में जो दिया गया है कि यहाँ पे पी एक इंसिडेंट रे है, ईएफ एक रिफ्रैक्टेड रे है, वहाँ से फिर एफएस एक इमर्जेंट रे है। तो आप अगर टॉपिक समझ गए हैं यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे जो मैंने समझाया एग्जैक्टली वही हो जाएगा कि एकदम सेम आप एनसीईआरटी से देख के ऐसे लिख सकते हैं। वो एकदम नोट्स वहाँ पे जो क्लियरली बनी है, जो नहीं बनी मैं खुद ही लिखवा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे ए बी इज़ द इंसिडेंट रे एंड बी सी इज़ द यहाँ पे आपका वापस जारी रिफ्रैक्टेड रे एंड सी डी इज़ द इमर्जेंट रे। हेयर यहाँ पे आपका एक एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वो एकदम सही लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के जैसे है, तो नहीं, उससे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल रेज नहीं बन रही है। अब आपका टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है आपका, ये सबसे पहले 1665 में आपके न्यूटन ने डिस्कवर किया था। तो बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ ग्लास प्रिज्म दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो उन्होंने कहा कि जो आप सन की रेज देखते हैं वो जो 7 कलर्स में होती हैं, आपको एग्जैक्टली 7 कभी नहीं दिखती होंगी। आप उसको क्या 7 कलर में देख पाते हैं? नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि वो आपको मिक्स दिखती है, एक कलर में दिखती है वो, और वो मिक्स होके वाइट कलर में बन जाती है। तो ये जो 7 कलर्स का मिक्सअप होता है उस चीज़ के बारे में सबसे पहले डिस्कशन न्यूटन ने किया था। तो न्यूटन फाउंड दैट इफ अ बीम ऑफ लाइट इफ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, अगर किसी रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म से वाइट कलर की लाइट दैट मीन्स सन की रेज एंटर कर जाए तो वो 7 कलर में डिस्प्लेड हो जाती है, 7 कलर में फैल जाती है। और इस प्रोसेस को ही आप जो है डिस्पर्शन कहते हैं। बहुत ही ईजी है समझना आपके लिए कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो वाइट कलर की लाइट है वो 7 कलर में फैलने को ही आप डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक है। तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स, अब यहाँ पे क्या होता है, ये 7 कलर की बैंड्स बन जाते हैं। तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ऑन अ वाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट? तो यहाँ पर अगर ये जो
प्रिज्म है आपका, इस पे जो भी लाइट रेस फॉल करती है, तो अगर इस पे लाइट रेस फॉल कर रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पे कलर 7 कलर्स में वो डिवाइड होगी। अगर लाइट की रे फॉल करेगी तो 7 कलर में डिवाइड होगी। तो 7 कलर्स जो इसमें बनते हैं ना, वो कैसे पता चलेंगे, वो 7 कलर्स की पूरी पूरी जो बैंडिंग होती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और क्योंकि ये आपका पूरा एक बैंड बन जाता है, इसलिए आप इसे बैंड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका होता है रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। आप इसे उल्टा अगर पढ़े तो ये आपका विबग्योर होता है। ठीक है, ये आपका विबग्योर है। तो इस तरह से एक प्रिज्म में आपका विबग्योर शेप बनता है। कब? जब वाइट कलर की लाइट एंटर करती है तो वो 7 कलर में पड़ जाती है। तब आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो सन की रेज है वो आपकी प्रॉपर एकदम वाइट लाइट होती है। ठीक है, तो उससे आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऊपर वाले को देखेंगे तो लेस डेविएशन है, नीचे वाले को देखेंगे तो मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है। ये बीम ऑफ वाइट लाइट है, यहाँ पर उसके कलर्स है, यहाँ पे उसका एक स्क्रीन पर ये चीज़ देखी जा सकती है। आप इसको जो है किसी एक स्क्रीन पे रख के सामने तभी देख सकते हैं कि ये 7 कलर में स्प्रेड हो रहा है। तो द स्प्रेडिंग of white light into 7 color on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि डिस्पर्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो the dispersion of white light occurs because of colors of white light travel at the different speeds through a glass prism। अब इस ग्लास प्रिज्म में वो डिफरेंट स्पीड्स में ये ट्रैवल करती है लाइट्स, जिसकी वजह से ये 7 कलर्स में बढ़ जाती है। तो व्हेन white light consisting of 7 colors falls on a glass prism, each color is it is refracted or deviated by a different angle, with the result that 7 colors are speed out टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। इसके कारण यहाँ पे ये जो कलर है, सातों कलर, वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो एक आप याद रखिएगा, ये जो आपने पढ़ा अभी कि जैसे क्या होता है, ये आपकी जो प्रिज्म है ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि अगर आपकी ये प्रिज्म है, यहाँ पर जो लाइट वाइट कलर की पड़ती है, तो और याद रखिएगा उसको कभी ऐसे मत बनाइएगा कॉपी में। ठीक है, ऐसे हमेशा बेंड होता है, ये प्रैक्टिकली है इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि कॉपी में आपने जो है बना लिया होगा तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा वाइट लाइट ऐसे दिखाइएगा नीचे की साइड में बेंडिंग करते हुए। ये 7 कलर्स जो होंगे ये आपके बेंड करते हुए, ऐसे कभी मत फिगर बनाइएगा कि ऐसे करके ऊपर साइड में बेंड कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी ये चीज़ें बेंड होती है नीचे की ओर होती है, बिकॉज ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। प्रैक्टिकली में ऐसा देखा गया था कि ये कलर्स नीचे की साइड में बेंड होते हैं। क्यों होते हैं अभी मैं इस चीज़ को आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि ये आपका डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या होता है, यहाँ नॉर्मल से दूर हो जाता है। ये आपकी नॉर्मल है ना, नॉर्मल से दूर होगी लाइट आपकी, तभी तो ऐसा होता है। क्योंकि आपकी नॉर्मल की साइड में बेंड होगी तो आपकी डेंसर मीडियम, और नॉर्मल से दूर जाएगी तो आपकी रेयर मीडियम। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ा है बहुत अच्छे से इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे जो आपके 7 कलर्स बटे हैं, जिसे आप कह रहे हैं विबग्योर। ठीक है, ये VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो आपके 7 कलर है, यही आपके रेनबो में जो दिखते हैं ये वही कलर्स हैं। तो यहाँ पर जो विबग्योर है आपके प्रिज्म में वो नीचे से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा नीचे से बनता है। कॉपी पे अगर बनाना हो डायग्राम में तो विबग्योर नीचे से लिखिएगा, ये नहीं कि ऊपर से लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 7 कलर में जो होता है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसको हम ऐसे रखेंगे, मतलब ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, तो ये जो आपका ऑर्डर दिख रहा है ना, ये आपका जो है वो ऑर्डर ऑफ डेविएशन इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये उसका क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आप कहें कि जो ये विबग्योर होती है आपकी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। ये आप कैसे समझेंगे, देखिए, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी तो रेड कलर की, सबसे कम कब किसकी होगी तो वायलेट कलर की, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि इंक्रीजिंग या फिर डेविएशन किस में होता है तो वायलेट में, सबसे कम किस में होता है तो रेड कलर में।
यहाँ पर आपको मैंने दिखाया भी है कि इसमें लीस्ट डेविएशन है और इसमें मैक्सिमम डेविएशन है। तो ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको 11th में भी काम आएगी कि ये अगर आपका ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जो है आप याद रखिएगा कि वेबक्योर होता है। एक याद रखिए, दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो जो आपका वेवलेंथ होता है जस्ट इसका उल्टा फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा आपका जो होगा वो वेबक्योर का आपका फ्रिक्वेंसी वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन है, ये इसका फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर हो जाएगा इधर साइड से, ठीक है। तो इधर साइड से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो होगी आपकी वायलेट की फ्रिक्वेंसी होगी, सबसे कम आपकी रेड कलर की होगी। और जबकि वेवलेंथ की बात करें तो जस्ट उल्टा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है आपकी रेड कलर में होती है और सबसे कम आपकी वायलेट में होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी में ही, जब न्यूटन ने क्या किया कि प्रिज्म को जब देखा कि इस प्रिज्म में जब वाइट लाइट इंटर करती है ऐसे करके, तो ऐसे करके जब बाहर निकलती है ये वाइट कलर की लाइट 7 कलर्स में, तो उन्होंने कहा ठीक है ये 7 कलर मुझे दिख रहे हैं। उनके माइंड में थोड़ा सा कुछ अलग कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना इस प्रिज्म के सामने हम दूसरे प्रिज्म को रख दें। तो उन्होंने ऐसे एक प्रिज्म लिया, ठीक है, इस टाइप से एक प्रिज्म को लिया उन्होंने, और इस प्रिज्म के सामने जस्ट एक दूसरा प्रिज्म रख दिया। तो दूसरे प्रिज्म को उन्होंने रखा, तो पहले तो उन्होंने इस प्रिज्म को सीधा रखा था, तो कुछ भी नहीं मिला उनको, कोई कलर नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और इस दूसरे वाले प्रिज्म को उन्होंने थोड़ा उल्टा रख दिया पहले वाले प्रिज्म से। देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ इस टाइप से रख दिया, यानी आपकी जो पहली वाली प्रिज्म थी वो ऐसे थी और दूसरी वाली प्रिज्म थी वो ऐसे हो गई, ठीक है, यानी जो इसका शेप है वो उल्टा करके रख दिया। तो उन्होंने इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स गिव वाइट लाइट। तो उन्होंने इस प्रैक्टिकल करके इसमें देखा कि फर्स्ट प्रिज्म से सेकंड प्रिज्म में जब भी कोई लाइट एंटर कर रही है तो वो 7 कलर जो है वापस से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जा रही है। उन्होंने इस चीज़ को इस बैंड में देखा था। ये जो आपका स्क्रीन है वाइट कलर की, इसमें उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस करके देखा कि किस तरह से ये जो 7 कलर है वो वापस में वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को कैसे लिखेंगे कि Newton tried to split the color of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. उन्होंने देखा कि कोई दूसरी और कलर नहीं मिली बल्कि सेम वाइट कलर ही मिली जो उन्होंने एंटर की थी। जो उन्होंने एंटर की वही कलर एग्जिट में भी उनको मिल रही है जब दो प्रिज्म को उल्टा रखा जा रहा है एक दूसरे के। तो however यहाँ पे उन्होंने देखा he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. So this allowed all the colors of spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light converging from the other side of the second prism. तो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को सेकेंड प्रिज्म में देखा कि वाइट कलर की लाइट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका रेनबो, जिसे आप देखते हैं ना 7 कलर्स में बहुत ही प्यारा कलरफुल सा दिखता है। वो रेनबो जो है वो आपके इसी कॉम्बिनेशन पे होता है, मतलब कि इसी कॉन्सेप्ट पे होता है कि जैसे एक प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार इसको समझाती हूँ कि रेनबो में होता क्या है। देखिए जैसे आपने रेनबोज अक्सर देखी होगी कि जब कभी क्या होता है बारिश हो जाती है, उसके बाद थोड़ी सी धूप निकलने लगती है, तब आपको रेनबो दिखता है। एकदम अगर बादल होगा तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा, या फिर बहुत अगर सूखा हो, धूप हो और बारिश हो ही ना, तब भी आप कभी रेनबो नहीं देखे होंगे। रेनबो आपको तभी दिखेगा, ज़्यादातर रेनी सीजन में दिखता है, क्योंकि उस समय थोड़ी बहुत धूप निकल रही होगी या फिर हो सकता है बारिश हो रही होगी। तो होता क्या है, ये जो रेन की ड्रॉप्स होती है ना, वो क्या करती हैं, एक प्रिज्म का काम करती है रेनबो में। तो क्या होता है कि जब कभी सन की लाइट पड़ती है, क्योंकि देखिए न्यूटन ने भी ये चीज़ डिस्कवर किया था कि सन की लाइट जब तक पड़ेगी नहीं किसी प्रिज्म में, तब तक क्या होगा, इस तरह से वहाँ पर डिस्पर्शन नहीं होगा। डिस्पर्शन का मतलब वाइट कलर की लाइट का 7 कलर में फैलना नहीं होगा। तो अगर डिस्पर्शन नहीं होगा तो फिर कैसे पॉसिबल होगा, तो इसलिए वाइट कलर की लाइट यानी कि सन की रेज। तो ये जो सन की रेज है अगर किसी रेन की ड्रॉप पे पड़ रही है, जैसे आपकी ये मान लीजिए एक बड़ी बूंद है, मतलब ये छोटी छोटी बूंदें होती है, मैंने बड़ी सी बना दी है। तो सन की रेज जब इस वाइट कलर की, क्योंकि सन की पूरी रेज होती है 7 कलर की कॉम्बिनेशन में, यानी वाइट कलर की होती सन, है ना। सन से जो रेज आती है वो तो 7 कलर हम तब देख पाते हैं जब हम किसी प्रिज्म में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये वाइट कलर की लाइट इस पर पड़ती है
तो ये प्रिज्म के जैसे काम करता है, आपका ग्लास के जैसे एक ग्लास के जैसे काम करता है। जैसे आपका जो वाइट जो ड्रॉप होता है, तो ये 7 कलर्स में ऐसे करके स्प्रेड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 7 कलर में स्प्रेड हो जाता है। देन होता क्या है, आपने पढ़ा है कि यहाँ पर ये 7 कलर में स्प्रेड होगा, तो ये आपकी जो लाइट होती है यहाँ पर तो रिफ्रैक्ट करती है, बट यहाँ पर रिफ्लैक्शन होता है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि वही ड्रॉप के अंदर ही वाइट की जब लाइट पहली बार पड़ती है, वाइट लाइट जब पहली बार पड़ती है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन जब वो वापस जाती है हमारी आंखों पर, तो उस समय वो क्या हम देखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। इसी वजह से वो हमको 7 कलर्स में दिखती है। तो जो हमारी आंखें हैं, सॉरी आंखें अच्छी नहीं बन पाई, यहाँ पे जो हमारी आंखें हैं वो क्या होती है, इसको देखती है, ये जो 7 कलर है इन्हें देखती है, ठीक है। तो 7 कलर का यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आप समझ लीजिए कि इस तरह से ये होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, तो ये रिफ्रैक्शन ही आप देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन हो जाता तो ये तो वापस चली जाती ना, ये वापस नहीं जाती बल्कि उसी मीडियम में आ जाती है, हमको दिखने लगती है। तो इस प्रोसेस को आप समझिए फिर से कि जब क्या होता है कि ये जो वाइट कलर की लाइट है, ठीक है, ये आपको मैंने बड़ा सा एक ड्रॉप बना के दिखाया है। तो ये वाइट कलर की लाइट है, अब ये एक ड्रॉप प्रिज्म के जैसे काम करेगा, तो यहाँ पे डिस्पर्शन होगा, ये 7 कलर में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, 11th-12th में, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस ये टॉपिक है यहाँ पे, मतलब इंटरनली टोटली रिफ्लेक्शन हो जाता है, पूरी तरह से रिफ्लेक्शन हो जाता है, बिल्कुल भी कोई भी पार्ट नहीं बचता है जो रिफ्लेक्ट ना हो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे 7 कलर में स्प्रेड हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिखता है ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है और आँखों में आपको दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका जो है रिफ्लेक्शन देखते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो इस तरह से अब रेनबो के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर विजिबल इन द स्काई विच इज क्राउडेड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट्स बाय रेन इन द एटमॉस्फेयर। द रेनबो इज एक्चुअली अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। अब कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है थोड़ा, मतलब कह सकते हैं कि रूल्स है रेनबो को निकलने का। एक तो जिधर सन निकलती है जस्ट उसके उल्टे डायरेक्शन में रेनबो बनेगा, ऐसे आपने जो देखा होगा, उधर नहीं बन सकता, उसके जिधर सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है। और दूसरी कंडीशन है कि रेनबो तभी बनेगा जब थोड़ी बहुत धूप और बादल एक साथ हो, मतलब बारिश की कुछ ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में होने चाहिए, क्योंकि बिना ड्रॉपलेट में, क्योंकि जब ड्रॉप पे ही वाइट लाइट पड़ती है तभी ये रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। नहीं तो फिर अगर वाइट लाइट पड़ेगी ही नहीं किसी ड्रॉप पे तो आपको जो है दिखेगा ही नहीं वो रेनबो। तो इस तरह से ड्रॉप होना ज़रूरी है इन्वायरमेंट में, और यहाँ पे ऑलवेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है रेनबो सन के। द रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ वाइट सनलाइट इन रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। ईच रेन ड्रॉप एक्ट्स एज टिनी ग्लास प्रिज्म splitting the sunlight into a spectrum. So the raindrops in the atmosphere act like many स्मॉल प्रिज्म, जैसे छोटे छोटे प्रिज्म होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये एकदम एक बहुत सुंदर सा आपको जो है इस तरह से इस शेप में एक रेनबो दिखता है। तो एज वाइट लाइट so raindrops in the atmosphere act like a small prism as white sunlight enters and leave these raindrops the variation colored जो आपको देखते हैं the varies colors, जो आपको कलर दिखते हैं वेरियस कलर, जो बहुत सारे कलर्स आप उस पर देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे देखते हैं। तो प्रेजेंट इन द वाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय द डिफरेंट अमाउंट ड्यू टू विच एंड आर्क ऑफ 7 कलर्स कॉल्ड रेनबो। तो इस तरह से 7 कलर्स को आप रेनबो कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये रेनबो के बारे में समझा कि रेनबो किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि रेनबो के अलावा जो बहुत सारे एटमॉस्फेयर में होने वाले इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।